नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान साम्राज्य में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग मौर्योत्तर काल से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मौर्योत्तर काल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग मित्रों आज इस वीडियो में पूरा मौर्योत्तर काल से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं सारे प्रश्नों का आज अध्ययन करेंगे। तो मित्रों हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विभिन्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। अंतिम मौर्य सम्राट वीरदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की। ऑप्शन 2 है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना में सेनापति के पद पर आसीन था। ऑप्शन सी है, शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में हुई। इन तीनों कथनों पर विचार कीजिए। इसका कूट है, कूट ए है 1 और 2, कूट 2 है 2 और 3, कूट 3 है 1 और 3 और डी ऑप्शन में है ये सभी। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सभी के उत्तर सही है। अंतिम मौर्य सम्राट वीरदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना के में सेनापति के पद पर आसीन था। शुंग वंश की स्थापना कब हुई थी? 185 ईसा पूर्व में। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। कथन दिया हुआ है पहला, इंडो ग्रीक इतिहास की पुनर्संरचना मूलतः सिक्कों के साक्ष्य के आधार पर की जाती है। दूसरा है, इंडो ग्रीक शासकों की भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में मुख्य देन सिक्का ढलाई क्षेत्र में थी। कूट है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, दोनों उत्तर सही है। कथन भी सही है और विचार भी इसका सही है। इंडो ग्रीक इतिहास की पुनः संरचना मूलतः सिक्कों के साक्ष्य के आधार पर की जाती है तथा इंडो ग्रीक शासकों की भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में मुख्य देन सिक्का ढलाई क्षेत्र में थी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शासकों के सत्ता पर आने का सही क्रम क्या है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है हुविस्क, कनिष्क, वासुदेव। ऑप्शन बी है हुविस्क, वासुदेव, कनिष्क द्वितीय। ऑप्शन सी है कनिष्क द्वितीय, हुविस्क, वासुदेव। ऑप्शन डी है वासुदेव, हुविस्क, कनिष्क। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हुविस्क, कनिष्क द्वितीय तथा वासुदेव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है? ये कौन सा अभिलेख है जिसमें पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है? तो इसका ऑप्शन ये रहा, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। ऑप्शन बी है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। ऑप्शन सी है गौतमी पुत्र सतकर्णी का नासिक अभिलेख। ऑप्शन डी है फतेहपुर का रे अभिलेख। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, धनदेव का अयोध्या अभिलेख है जिसमें पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित पश्चिमी लेखकों को जिनकी कृतियां प्राचीन भारतीय संस्कृति इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं उन्हें सही क्रम में लिखिए या रखिए। इसका ऑप्शन 1 है पिलनी, ऑप्शन 2 है इसका ऑप्शन 1 है निर्यासक, ऑप्शन 2 है पिलनी, ऑप्शन 3 है स्ट्रोबो, ऑप्शन 4 है टोमली। इसका ऑप्शन ए है निर्यासक, ऑप्शन बी है पिलनी, ऑप्शन सी है स्ट्रेबो, ऑप्शन डी है टोलेमी। कूट दिया हुआ है ए में 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 1 3 2 4, ऑप्शन सी है 2 3 4 1, ऑप्शन डी है 2 4 1 3। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1 3 2 4। अर्थात सबसे पहले कौन होगा? निर्यासक, उसके बाद स्ट्रेबो, उसके बाद पिलनी, उसके बाद सबसे लास्ट में टोलेमी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, हाथी गुफा अभिलेख में सतकर्णी का
समीकरण सतकर्णी प्रथम से किया जाता है? ऑप्शन बी है सतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध एवं 1 राजसूय यज्ञ संपन्न कर सम्राट की उपाधि धारण की। ऑप्शन सी है सतकर्णी प्रथम ने दक्षिणाधिपति एवं अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की। ऑप्शन डी है सतकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का ज्ञान कन्हेरी अभिलेख में मिलता है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, सतकर्णी प्रथम की उपलब्धियों का ज्ञान कन्हेरी अभिलेख से प्राप्त होता है। ये जो उत्तर है ये गलत है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चेन काओ चेन को साधारणतः इस नाम से ही जाना जाता है। चेन काओ चेन को साधारणतः कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है कडफिसस प्रथम, ऑप्शन बी है कडफिसस द्वितीय, ऑप्शन सी है कनिष्क और ऑप्शन डी है हुइस्क। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कडफिसस द्वितीय। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। कथन दिया हुआ है पहला, सातवाहन वंश का संस्थापक सातकर्णी प्रथम था। ऑप्शन दूसरा है सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी। ऑप्शन सी है सर्वप्रथम सातवाहनों ने ब्राह्मणों को भूमि दान किया। तो कूट दिया हुआ है, ए में है 1 और 2, बी में है 2 और 3, सी में है 1 और 3 और डी में है ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी। कथन भी सही है और कारण भी सही है। 9वां प्रश्न है, भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। तो इसका ऑप्शन ए है राजा स्वार्थ के घोंसुड प्रस्तुत अभिलेख से। ऑप्शन बी है हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से। ऑप्शन सी है सातवाहन रानी नागरिका के नानाघाट गुफा अभिलेख से। ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय के मेहरौली अभिलेख से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से। भागवत धर्म का सबसे पहला जो अभिलेखीय प्रमाण है वो कहाँ से मिलता है? हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? कौन था जो व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो इसका ऑप्शन ए है कुजुल कडफिसस, ऑप्शन बी है भीम कडफिसस, ऑप्शन सी है मिलिंद पन्नो, ऑप्शन डी है कनिष्क। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, भीम कडफिसस। चलिए अगले प्रश्न 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। पहला, कुषाण को तोचेरियन भी कहा जाता है। ऑप्शन बी, कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में लिखे गए धार्मिक बौद्ध ग्रंथों की भाषा संस्कृत थी। ऑप्शन डी, मूर्ति पूजा का प्रारंभ कुषाण काल से माना जाता है। कूट दिया हुआ है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों सभी, अर्थात विचार भी सही है और इसका उत्तर भी सही है। कुषाण को तोचेरियन भी कहा जाता है। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में लिखे गए धार्मिक बौद्ध ग्रंथों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। तथा मूर्ति पूजा का प्रारंभ कुषाण काल से माना जाता है। इसका उत्तर क्या होगा? सभी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से कनिष्क के समकालीन थे? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है चाणक्य, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है वसुमित्र, ऑप्शन डी है अश्वघोष। इसका कूट दिया हुआ है ऑप्शन ए में 1, 2, 3, ऑप्शन बी में 2, 3, 4, ऑप्शन सी में 1, 3, 4, ऑप्शन डी में ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा नागार्जुन, वसुमित्र तथा अश्वघोष। ये कनिष्क के समकालीन थे, अर्थात इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि है 13वां प्रश्न। कुषाण शासकों को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? कुषाण शासकों को आप किस नाम से जाना जाता है? यूची, हिंद यमन, मकदूनिया, पहलव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा यूची। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 14वां प्रश्न की ओर।
14वां प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, इसका आयोजन कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में किया गया। दूसरा दिया हुआ है, इसके अध्ययन वसुमित्र, इसके अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तीसरा, इस बौद्ध सभा में विभास शास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया। और चौथा है, बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजन हो गया। तो कूट यहाँ दिया हुआ है, कूट ए में है 1 2 3, कूट बी में है 2 3 4, सी में है 1 3 4 और डी में है ये सभी। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सभी। अर्थात इसका विचार भी सही है और कथन भी सही है, कथन और दोनों सही है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है 15वां प्रश्न है, अमरावती कला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। अमरावती जो कला है उसके संदर्भ में एक कथन गलत दिया हुआ है जिसको हमें छांटना है। तो कथन देखिए, पहला है, इस कला शैली का विकास 150 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक हुआ। ऑप्शन बी है, इस कला शैली में श्वेत संगमरमर का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन सी है, इसे ब्राह्मण धर्म से प्रेरणा मिली तथा सातवाहन राजाओं का संरक्षण मिला। ऑप्शन डी है, इस शैली की प्रतिमाओं में शारीरिक सौंदर्य, मानव भावनाओं की अभिव्यक्ति आदि महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 15 का उत्तर क्या होगा? 15 का उत्तर होगा सी, अर्थात इसे ब्राह्मण धर्म से प्रेरणा मिली तथा सातवाहन राजाओं का संरक्षण मिला। यह कथन गलत है, बाकी तीनों कथन सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, शुंग शासक अग्निमित्र निम्न में से किस लेखक की कृति का नायक है? ऑप्शन ए है पतंजलि, ऑप्शन बी है अश्वघोष, ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है बाणभट्ट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, कालिदास। शुंग शासक अग्निमित्र निम्न में से किस लेखक की कृति के नायक है? किसके नायक थे ये? एक कालिदास के। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में अंकित सही सूचना को सुनिश्चित कीजिए। ऑप्शन ए है, यह शक सातवाहन संघर्ष का उल्लेख करता है। ऑप्शन बी है, यह सातवाहनों के मूल उत्पत्ति स्थल की सूचना देता है। ऑप्शन सी है, यह सातवाहनों की नौसेना की सूचना देता है। ऑप्शन डी है, यह सातवाहनों की एक राजमाता की सूचना देता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 17 का इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, यह सातवाहनों के मूल उत्पत्ति स्थल की सूचना देता है। नानाघाट जो है अभिलेख है, यह सातवाहनों के मूल उत्पत्ति स्थल की सूचना देता है। चलिए अब 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसको मिलान करना कि कौन सा सही नहीं मिलान है। तो ए में है पुष्यमित्र, शुंग, पतंजलि, कनिष्क, अश्वघोष, मीनांडर, नागसेन, गौतम पुत्र सतकर्णी, गुडायन। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, गौतमी सतकर्णी का गुडायन नहीं होगा, बाकी सभी सही हैं। पुष्यमित्र, शुंग, पतंजलि, कनिष्क के अश्वघोष, मीनांडर के नागसेन। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन मौर्यकालीन भूव्यवस्था के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए है, व्यक्तिगत स्वामित्वों को अपनी भूमि पर संपूर्ण अधिकार होता था। ऑप्शन बी है, व्यक्तिगत स्वामित्वों को अपनी भूमि के हस्तांतरण का सीमित अधिकार था। ऑप्शन सी है, गैर धार्मिक कार्यों के लिए भूमि के हस्तांतरण का कोई उल्लेख नहीं है। ऑप्शन डी है, भूमि को उपजाऊ बनाने वाला कोई व्यक्ति उसका स्वामी हो सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा 19 का बी, व्यक्तिगत स्वामियों को अपनी भूमि के हस्तांतरण का सीमित अधिकार था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न क्या है? निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। पहला दिया हुआ
अवधेय राजवंश का टकसाल केंद्र रोहतक था। अवधेय सिक्कों पर कार्तिक देवता का चित्रण हुआ है। ऑप्शन सी है अवधेय के प्रारंभिक सिक्कों पर अवधेय तथा बाद के सिक्कों पर अवधेय गणराज्य उत्तीर्ण करें। तो कूट दिया हुआ है, कूट ए है 1 और 2, कूट बी है 2 और 3, कूट सी है 1 3, कूट डी है ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ये सभी, अर्थात चारों के चारों सही हैं। अवधेय राजवंश का टकसाल केंद्र कहाँ था? रोहतक था। अवधेय सिक्कों पर कार्तिक देवता का चित्रण हुआ है। अवधेय के प्रारंभिक सिक्कों पर अवधेय तथा बाद में के सिक्कों पर अवधेय गणराज्य का उत्तीर्ण है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे 4 अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय दिया जाता है? निम्न में से किसे 4 अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय दिया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पुष्यमित्र सिंह, ऑप्शन बी प्रवरसेन प्रथम, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी नंदी वर्मन पल्लव मल। तो इसका उत्तर क्या होगा 21 का? इसका उत्तर होगा परसव वर्मन सेन प्रथम। परसव सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौतमीपुत्र सतकर्णी के विषय में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए इनके सैनिक विजयों की जानकारी इनकी माँ वल्लभ श्री के नासिक प्रशस्ति से मिलती है। ऑप्शन बी इसने अपने सिक्कों पर राज सिर अंकित करवाया। ऑप्शन सी है इसने दक्षिणाश्वर की उपाधि धारण की। ऑप्शन डी है वशिष्ठ पुत्र पुलुवामी इसका पुत्र था। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, इसने दक्षिणाश्वेश्वर की उपाधि धारण की। तो ये जो कथन है ये सही नहीं है, बाकी सारे के सारे सही हैं, अर्थात ऑप्शन सी गलत है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन बौद्ध विद्वानों को कनिष्क का संरक्षण प्राप्त था? सही कूट का चयन कीजिए। संधारच, धर्मार्त्रा, मातृचेट, पार्श्व। तो कूट 1 है 1 2 3, कूट बी है 2 3 4, कूट 3 है 1 3 4 और डी है ये सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ये सभी, अर्थात कनिष्क को संरक्षण जो प्राप्त था वो सभी का संरक्षण प्राप्त था। अब अगले प्रश्न 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मौर्योत्तर काल में दधिकरण क्या था? ऑप्शन ए मथुरा क्षेत्र के कान छिदवाने की एक रस्म, मथुरा क्षेत्र में बौद्ध द्वारा अपनाई गई पूजा की एक रीति, मथुरा क्षेत्र में जैनियों द्वारा पूजे जाने वाले नाग देवता, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मौर्योत्तर काल में दधिकरण क्या था दोस्तों? मथुरा क्षेत्र में जैनियों द्वारा पूजा जाने वाला नाग देवता। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 25वें प्रश्न की ओर। निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। पहला, अवतारवाद का प्रथम उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। दूसरा, हेलियोडोरस नामक यमन राजदूत जिसने बेसनगर में गरुड़ ध्वज की स्थापना की, यमन राजवंश शासक एंटियाल कीडास द्वारा भेजा गया था। तीसरा, हेलियोडोरस ने अपने को भागवत घोषित किया। चौथा, हेलियोडोरस भागवत के दरबार में आया था। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 25 का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा, इसमें देखिए 4 कूट दिया हुआ है। कूट 1 1 2 3, कूट बी 2 3 4, कूट 3 1 3 4 और कूट डी ये सभी। इसका उत्तर होगा ये सभी। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 26वें प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न कहता है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। पहला दिया गया जो कथन दिया गया उस पर आप विचार कीजिए। रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात जिले में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। और दूसरा कहता है, ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण यह अभिलेख संस्कृत भाषा का प्राचीनतम अभिलेख है। तो कूट दिया हुआ है, कूट ए है केवल 1, कूट बी है केवल 2, कूट सी है 1 और 2 और कूट डी है ना तो 1 ना तो 2। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात दोनों सही है। रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है सो गुजरात जिले के गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है तथा ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण यह अभिलेख संस्कृत भाषा का प्राचीनतम अभिलेख है। तो चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है 27वां प्रश्न की ओर।
27वां प्रश्न कहता है बुध का किसके सिक्के पर अंकन हुआ है? तो इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए भीम कटफिशस, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी नहपान, ऑप्शन डी हुइस्क। तो इसका उत्तर क्या होगा? कनिष्क। बुध का किसके सिक्के पर अंकन हुआ? उत्तर होगा कनिष्क। चलिए अब अगले प्रश्न 28वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम उपदेश के संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है, क्या नाम है? ऑप्शन ए अभय, ऑप्शन बी ध्यान, ऑप्शन सी धर्मचक्र और ऑप्शन डी भूमि स्पर्श। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? धर्मचक्र। अर्थात गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम उपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? धर्मचक्र। तो चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था, किसने किया था? उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में कौन किया था? ऑप्शन ए है इंडो ग्रीक, ऑप्शन बी है कुषाण, ऑप्शन सी है शक, ऑप्शन डी है प्रतिहार। तो इसका सही उत्तर कौन क्या होगा मित्रों? इसका सही उत्तर का इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए। तो चलिए अब दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है 30वां, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है शिखर, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है गंधार और ऑप्शन डी है नागर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गंधार शैली। अर्थात भारतीय शैली और यूनानी जो शैली है इसका सम्मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? गंधार शैली। तो चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न, निम्न पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। विचार करना है सबसे पहले। पहला दिया हुआ कुषाण राजवंश की मुद्राओं पर शिव को मानव के रूप में दर्शाया जाता है। ऑप्शन दूसरा है कनिष्क का चीनी शासकों के साथ संघर्ष हुआ था। ऑप्शन सी है पेशावर एवं मथुरा कुषाण सत्ता के प्रमुख केंद्र थे। तो इसके कूट देखिए, कूट ए में है 1 और 2, कूट बी है 2 और 3, कूट 3 है 1 और 3 और डी में क्या है? ये सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये सभी, अर्थात सभी के सभी सही है। कुषाण राजवंश की मुद्राओं पर शिव को मानव के रूप में दर्शाया गया, सही है। कनिष्क का चीनी शासकों के साथ संघर्ष हुआ था, यह भी सही है। पेशावर एवं मथुरा कुषाण सत्ता के प्रमुख केंद्र थे, अर्थात तीनों के तीनों सही है। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न है, मौर्योत्तर कालीन निम्न अभिलेखों को उनके शासकों या राजवंशों के साथ सुमेलित करें। एक साइड में सूची में अभिलेख दिया हुआ है और दूसरे साइड में शासकों या वंश का नाम दिया गया है। तो देखिए, पहला है शिवकोट अभिलेख, दूसरा है तख्ते बही अभिलेख, तीसरा है पंचतर अभिलेख और चौथा है जूनागढ़ अभिलेख। जिस सामने सूची 2 में दिया गया रुद्रामन, कुषाण, गोंडो फर्निस और डी चौथा में क्या है? मिनांडर। तो कूट देखिए, कूट ए में है 1 2 3 4, दूसरा है 2 3 4 1, ऑप्शन सी है 3 2 4 1, ऑप्शन डी है 4 3 2 1। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 4 3 2 1। अर्थात शिवकोट अभिलेख जो है मिनांडर क्या है, तख्ते बही अभिलेख गोंडो फर्निस का है, पंचतर अभिलेख कुषाण का है और जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रामन का। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 33वें प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न क्या कहता है? 33वां प्रश्न है, निम्न में से किस राजवंश में महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी जबकि पुरुष प्रायः वैदिक धर्म का पालन करते थे? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी है इक्ष्वाकु, ऑप्शन सी है गुप्त, ऑप्शन डी है वाकाटक। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए सातवाहन। सातवाहन जो है वहाँ की महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी तथा पुरुष वैदिक धर्म को प्रश्रय देते थे। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। कथन दिया गया, भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। ऑप्शन दूसरा है पुराणों में सातवाहन शासकों को आंध्र वंश का बताया गया है। तीसरा है कुषाण शासक हुइस्क के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है। इसका कूट है ए 1 और 2, कूट बी है 2 3,
सी है 1 3 और डी है ये सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा? 34 का उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी ये सभी। भारत में शक राजा जो है अपने को क्षत्रप कहते थे, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है पुराणों में सातवाहन शासकों को आंध्र वंश का बताया गया, ये भी सही है। तीसरा है कुषाण शासक हुइस के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदी देवी देवताओं का अंकन मिलता है, ये सभी है, अर्थात सभी के सभी सही हैं। चलिए अब 35वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न क्या कहता है? 35वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजवंश के कई राजाओं ने देवपुत्र की उपाधि धारण की? मतलब कौन सा राजवंश था जो कई राजाओं ने देवपुत्र की उपाधि धारण की? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी कुषाण। अब चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न, चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाया जाने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाए जाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इसका उत्तर क्या होगा? 36 का उत्तर इसका होगा कनिष्क। कनिष्क जो है सो चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाए जाने वाला प्रथम भारतीय शासक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न क्या कहता है? निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। पहला देखिए, मौर्योत्तरकालीन सिक्कों को कांसार्पण कहा जाता था। दूसरा, कुषाणों ने सोना चांदी एवं तांबे के सिक्के जारी किए। तीसरा, कुषाणों ने ही सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए। कूट है, कूट ए है 1 2, कूट 2 है, बी में है 2 3, कूट सी है 1 3 और डी में है ये सभी। तो इसका उत्तर क्या होगा? 37 का उत्तर, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, अर्थात सभी के सभी सही हैं। मौर्योत्तरकालीन सिक्कों को कांसार्पण कहा जाता था, ये बिल्कुल सही है। कुषाणों ने सोना चांदी एवं तांबे के सिक्के जारी किए, ये भी सही है। कुषाणों ने सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए, ये भी सही है। तो चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। वह कौन सा? 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न क्या कहता है? निम्न में से कौन सा एक गांधार शैली की बुद्ध मूर्तियों का लक्षण नहीं है? ए, वे लगभग सदैव पद्मासन में बैठे दर्शाए गए हैं। बी, उनके कान लंबे दर्शाए गए हैं। ऑप्शन सी, ये कभी मुंडित सिर में नहीं दर्शाए गए हैं। ऑप्शन डी, ये सदैव अभय मुद्रा में दर्शाए गए हैं। तो 38 का उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, वे सदैव अभय मुद्रा में दर्शाए गए। ये बिल्कुल गलत है, बाकी सारे के सारे सही हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न है। 39वां प्रश्न क्या कहता है? निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। पहला क्या दिया गया? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने नहपा को हराया था। दूसरा, वशिष्ठ पुत्र पुलुमामी रुद्रामन द्वारा हराया गया था। तीसरा, यज्ञ श्री सतकर्णी ने स्वयं को एक ब्राह्मण का नाम दिया। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसका जो होगा पहला, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने नहपा को हराया था, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा, वशिष्ठ पुत्र पुलुमामी रुद्रामन द्वारा हराया गया था, ये भी सही है। ऑप्शन सी है, यज्ञ श्री सतकर्णी ने स्वयं को एक ब्राह्मण कहा था, ये गलत है। ऑप्शन सी गलत है, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा? पहला, ये। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग 40वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न क्या कहता है? 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम शीशे के मुद्राओं को जारी किया? शीशे का मुद्रा जारी करने वाला कौन सा शासक था? तो ऑप्शन ए, मौर्य शासक ने। ऑप्शन बी है मगध शासकों ने। ऑप्शन सी है सातवाहनों ने। ऑप्शन डी है चेदी शासकों ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सातवाहन शासकों ने। सातवाहनों ने सबसे पहले शीशे के सिक्के जारी किए। चलिए अब 41वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्न में से कौन सा एक सही कालनाक्रम है? कौन सा एक क्रम जो है कालानुक्रम सही है? ऑप्शन ए, यूनानी शक कुषाण। ऑप्शन बी, यूनानी कुषाण शक। ऑप्शन सी, शक यूनानी कुषाण। ऑप्शन डी, शक कुषाण यूनानी। तो इसका उत्तर होगा सबसे पहले यूनानी आए, उसके बाद शक आए, उसके बाद कुषाण आए, अर्थात ऑप्शन ए सही है।
बाकी सारे गलत हैं। चलिए अब 42वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न को सही सुमेलित करें। एक तरफ सूची में राज्य दिया गया, दूसरी तरफ सूची में राजधानी दिया गया। तो ए है शुंग वंश, चेदी वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, और दूसरी तरफ है विदिशा, कलिंग, प्रतिष्ठान और पुरुषपुर। तो इसका उत्तर क्या होगा? शुंग वंश की जो राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी विदिशा थी। चेदी वंश की राजधानी कहाँ थी? वह कलिंग थी। और सातवाहनों की प्रतिष्ठान और कुषाण की पुरुषपुर, अर्थात इसका ऑप्शन भी सही है। चलिए अब 43वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर होगा, पहला ऑप्शन है 78 ईस्वी, दूसरा है 81 ईस्वी, और ऑप्शन सी 98 ईस्वी, ऑप्शन डी है 121 ईस्वी। तो 121 ईस्वी नहीं होगा दोस्तों। इसका जो उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा 81 ईस्वी। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न। निम्न में से यूनानियों की क्या देन है? यूनानियों की देन पूछ रहा है। तो ए है सांचों के सिक्का का निर्माण विधि, दूसरा है काल गणना, तीसरा है नाटक में प्रयुक्त होने वाला पर्दा। कुट दिया हुआ है केवल 3, कुट बी है 2, कुट 3 है 1 3, कुट डी है ए सभी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए अब 64वां प्रश्न देखते हैं। किस बौद्ध संगति में संस्कृत को बौद्ध ग्रंथों के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका उत्तर होगा चतुर्थ बौद्ध संगति में। अब 65वां प्रश्न देखते हैं।